जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड इलनेस के मेंटल हेल्थ क्या होता है एंड किस तरीके से जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज होते हैं, वो हम सारे जो है वो आज जो है वो देखेंगे। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप शीला की बुक की बात करें तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम जो है वो करेंगे। यूएचएस के पॉइंट, यूएचएस के एग्जाम में सारे स्टूडेंट जो यूएचएस में अपीयर होंगे उन सब के लिए जो है वो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से, इस यूनिट में से जो है वो यूएचएस के पास पेपर में आ जाते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ एंड इलनेस के बारे में जानने से पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज बताएंगे यहाँ। एक है साइकेट्री और दूसरा साइकेट्रिक नर्सिंग। इन दोनों का जो है वो आपको होना चाहिए। साइकेट्री आ जाता है, ये बेसिकली वो ब्रांच है मेडिसिन का जिसमें आप डील करते हो डायग्नोसिस के साथ, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ जो है वो इलनेस, यानी कि किस तरीके से आप मेडिसिन को यूज़ करके मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हो, उसको ट्रीट कर सकते हो। फिर आ जाता है आपके पास साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक हमने बात की थी, वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन आ जाता है, जबकि साइकेट्रिक नर्सिंग जो है वो ब्रांच ऑफ नर्सिंग है जिसमें हम बेसिकली कंसर्न होते हैं कि किस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको केयर किया जा सकता है, उनको क्योर किया जा सकता है एंड देयर सीक्वलाई कहते हैं उन मेंटल इलनेस के कॉन्सिक्वेंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर की बात है, जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन, डिसअपॉइंटमेंट या जो है वो वो जो है वो लैक ऑफ एनर्जी फील करता है, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आइसोलेशन की तरफ पर्सन चला जाता है, जो फर्दर लीड करता है डिप्रेशन। तो ये जो सारे सीक्वलाई हैं जो उस डिसऑर्डर का कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, उनको ट्रीट कर भी जो है वो ये ब्रांच ऑफ नर्सिंग जो है वो डील करती है, उसके लिए कंसर्न शो करती है। अब बेसिकली साइकेट्रिक नर्सिंग में हम यूज़ क्या करते हैं, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स को यूज़ करते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर की डिफरेंट थ्योरी देंगे, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली उन बिहेवियर को यूज़ करके जो है वो आप जो है वो मेंटल इलनेस को जो है वो ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ इसमें यूज़ ऑफ सेल्फ किया जाता है कि एक जो नर्स है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसने अपने आप को यूज़ करना है कि किस तरीके से उसने अपनी स्किल्स को अपने आप को जो है वो यूज़ करके जो है वो पेशेंट की जो है वो टेक केयर करनी है और उसको उसकी प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकालना है। और यूज़ ऑफ सेल्फ जो होगा वो बेसिकली एक आर्ट एंड एज एन एक्सप्रेशन यूज़ होगा नर्सिंग प्रैक्टिस में, ताकि उससे आप पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व जो है वो कर सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेंटल हेल्थ नर्स का जो है वो बताया हुआ है कि मेंटल हेल्थ नर्स या साइकेट्रिक नर्स वो नर्स होती है जो स्पेसिफिकली स्पेशलाइज होती है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डील करती है। फिर नेक्स्ट ये स्कोप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग बताइए, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी एग्जाम में। एक आपका मेन स्कोप ये है कि आपने मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, ठीक है, आप जितना मैक्सिमम मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है वो आपने प्रमोट करना है। सेकेंडली, अगर किसी को मेंटल इलनेस अभी नहीं हुई तो आपने प्रिवेंट करना है कि उनको मेंटल इलनेस ना हो। थर्डली, अगर किसी को हो गई तो आपने उसको क्योर करना है, केयर प्रोवाइड करना है एंड रिहेबिलिटेट करना है। जो मेंटली इल पर्सन है उनको अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ, नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो वापस लेके आना है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स को उनके मेंटल इलनेस ट्रीट हो गया, लेकिन मेंटल इलनेस के बाद उनको डेली रूटीन में भी तो आना है, तो उसमें जो है वो आपने रिहेबिलिटेट करना है उनको। और फिर ये सारे लास्ट आपका आ जाता है कि आपने ये सारे जो है वो जो चीज़ें हैं, इन प्रमोशन, प्रिवेंशन, केयर, रिहेबिलिटेशन, ये कम्युनिटी के साथ, हॉस्पिटल सेटअप के साथ साथ कम्युनिटी लेवल में भी जो है वो ये कैरी आउट करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास ये कुछ इंट्रोडक्शन बताया हुआ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। इसमें बताया हुआ है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो है के लिए जो है मेंटल हेल्थ नर्स को जो है वो क्या क्या होना चाहिए। अगर उसने जो है वो एक एक्सीलेंट वे में जो है वो पेशेंट को ट्रीट करना है या जो है वो डील करना है, तो उसके पास जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए आते हैं, यानी मेंटल डिसऑर्डर के लिए आते हैं, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस के इश्यूज़ के लिए आते हैं, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। क्लिनिकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी होनी चाहिए कि किस तरीके से मेंटली सिक पेशेंट को डील करना है एंड एक्सपीरियंस जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्किलफुल मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं कि उनके जो है वो जो हमने बात की कि प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज किस तरह का होना चाहिए कि उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी का पता होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर हैं, क्या क्या बॉडी के डिफरेंट फंक्शन हैं, जो उसमें अगर कोई चेंजेस आए तो आपकी जो है बिहेवियर में चेंजेस आता है, मेंटल स्टेट में चेंज आता है। इतना ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो साइकेट्री एंड फार्माकोलॉजी, इन सब का नॉलेज जो है साइकेट्री यानी मेडिसिन और फार्माकोलॉजी में ओवरऑल बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसी हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो इन सब का नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे तरीके से एक पेशेंट की जो है वो बीइंग अ नर्स केयर जो है वो कर सकते हो। फिर आगे कुछ नर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं जो मेंटल हेल्थ सेटिंग में काम करेंगे कि दे शुड बी दे नीड टू बी ओपन माइंडेड इस तरीके से होना चाहिए कि सब पेशेंट को वार्मली जो है वो वेलकम दे, उनको जो है वो बगैर किसी डिफरेंस किए जो है वो
पेशेंट को जो है वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसमें जो है वो कोई डिसलाइकनेस है, इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो ना करें। टूवर्ड्स ऑल पेशेंट एम्पैथेटिक हो, अंडरस्टैंड करें उनकी फीलिंग्स को, रिफ्लेक्टिव हो। अगर पेशेंट ने कुछ आपको बताया तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करो कि यू मीन आप ये कहना चाह रहे हो या आपका मतलब ये क्या है, ताकि आपको जो है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ जो ईसोटेरिक कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट जो हिडन होते हैं, पोशीदा होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी एंड होप, ठीक है, इन सब की भी अंडरस्टैंडिंग हो। आपको पता होना चाहिए कि होप क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, और डिफरेंट लोगों के इससे रिलेटेड बिलीव्स क्या हैं, उसका जो है वो आपको एक अच्छी नोहा होनी चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट आता है नेचर एंड बाउंड्रीज ऑफ प्रोफेशनल एंड थेरेप्यूटिक डेवलपमेंट। ये बाउंड्रीज को नर्स को पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता हो कि कहाँ अपने पेशेंट को जो है वो बताना है कि पेशेंट को बताना है कि ये आपकी लिमिटेशन, आपने इसको क्रॉस जो है वो नहीं करना है, एंड दिस इज फॉर योर बेनिफिट। इसके अलावा पर्सनल क्वालिटी में नर्स शुड बी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को रिस्पॉन्ड करें, ये ना कि पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम बताए और आप जो है वो नागवारी का इजहार कर रहे हो या उसको सुन नहीं रहे हो, तो पेशेंट को जो है वो फिर आपको जो है मज़ीद अपनी प्रॉब्लम को जो है वो शेयर नहीं करेगा। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता हो कि जो आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ताकि आप उन पर काम करके उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो पेशेंट को डील कर सको। आगे आप जो चैप्टर में एक टाइम पढ़ोगे ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस में पेशेंट जो होता है वो अपनी फीलिंग प्रोजेक्ट कर रहा होता है टूवर्ड द थेरेपिस्ट या नर्स, और जो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है इसमें नर्स जो है वो टूवर्ड द पेशेंट की फीलिंग को जो है वो प्रोजेक्ट कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि समटाइम जो है वो बाइसनेस आ सकती है, तो इसलिए जो है वो नर्स को अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि कौन किन किन एरिया में वो वीक है, ताकि उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग करे और पेशेंट की जो है वो एक अच्छे तरीके से टेक केयर कर सके। इनसाइट अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो के जो है वो उसका जो है वो या अपने आप को जो है वो किस तरीके से वो यूज़ करके पेशेंट को जो है वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपकी हेल्थ की छोटी सी डेफिनेशन है, जानी पहचानी जो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हो कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसमें आप सिर्फ वेलबींग ना हो, उसके सिर्फ वेलबींग हो, सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ना हो, ठीक है, या वीकनेस ना हो, बल्कि आप जो है वो फिजिकली, मेंटली, सोशल, स्पिरिचुअल चारों वे में भी जो है वो वेलबींग हो, तो उसे आप कहते हो हेल्थ। फिर आता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो है सिर्फ फिजिकली हेल्दी हो तो सब ठीक है, नो। हेल्थ होने के लिए हेल्थ मीन कि आप फिजिकली भी हेल्दी हो और मेंटली भी जो है वो हेल्दी हो। फिर आ जाता है आपके पास मेंटल हेल्थ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बताइए, यूजर्स के पास एग्जाम में आ सकती है कि डिफाइन करें मेंटल हेल्थ को। इसमें बताया बेसिकली एक स्टेट है इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस की जो एविडेंस होती है बाई सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी वो स्टेट जिसमें आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली जो है वो वेल होते हो, फिट होते हो, और वो एविडेंट कैसे होती है, पता कैसे चलता है कि आप इन तीनों पैरामीटर में फिट हो, प्रॉपर आप वेल हो, आपकी जो रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, दूसरों के साथ आपके जो ताल्लुकात है वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, आपको उनकी बात है रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस नहीं होती, कोई एंजाइटी नहीं होती, आप मेंटली फिट हो। अफेक्टिव बिहेवियर, आपका बिहेवियर टूवर्ड्स अदर अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, कोई जो है वो इस तरह का बिहेवियर नहीं है तो जिसकी वजह से दूसरे जो है वो आपसे जो है वो डिस्टर्ब हों या आप उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम का बाइस हो। एंड कोपिंग, अगर आपको कोई स्ट्रेस वगैरह होती है तो आप उससे कोप कैसे करते हो, उससे मुकाबला कैसे करते हो, उससे बाहर कैसे प्रॉब्लम से निकलते हो, खुद को कैसे संभालते हो, वो आ जाता है। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, आपका अपने बारे में क्या पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है कि आप खुद को क्या समझते हो, खुद को कितना वैल्यू देते हो, या खुद को आप क्या समझते हो कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या नहीं। इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी में आ जाता है कि आप अपनी इमोशन को कैसे स्टेबलाइज करते हो, आपको गुस्सा आ जाता है तो आप गुस्से को कैसे मैनेज करते हो, आप हैप्पीनेस में अगर इमोशन है इस टाइम आपको है तो उसको में आप जो है वो कैसे उससे लेके आगे चलते हो, यानी आपका इमोशंस को अपने कैसे, क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोग अपनी इमोशन को ना कंट्रोल करने की वजह से जो है डिफरेंट किस्म के जो है वो क्राइम कर बैठते हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटली हेल्दी होने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके बेसिकली जो है वो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स बताए हैं, जिसमें अगर फिट हो, आप ठीक हो, तो इसका मतलब जो है वो आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली वेल हो। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया बताया मेंटल हेल्थनेस का, सबसे पहले आपका रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट एडिक्वेट, यानी आपको टाइम, प्लेस, पर्सन के लिहाज से आप ओरिएंटेड हो। कंट्रोल ऑफ थॉट्स, आपको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना होता है, थॉट्स आप पे हावी ना होती ना इमेजिनेशन कि आपको जो है वो जब थॉट्स इतना ही कोई आए आपको किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके लेके चले जाएँ, आपको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल होगी। कब आपने उनको कहना शट अप, आप मज़ीद जो है वो कंटिन्यू नहीं करोगे, यानी अपनी थॉट्स पे जो है वो कब आपको उसको स्टॉप करना जो है वो आता हो। एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, कितनी आपकी जो है वो वर्क एंड प्ले में एफिशिएंसी है वो भी आप
आपकी मेंटल, क्योंकि अगर आप अपने एफिशिएंटली काम करो तो एवरीवन विल मोटिवेट यू, तो आप फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, मेंटली हेल्दी होगी। सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। जैसे अब आपने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस में जिसमें जो है वो फैमिली जो है वो दूसरे कुछ फैमिली मेम्बर को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो ना एक्सेप्टेंस की वजह से आहिस्ता आप वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली जो है वो फिर उनकी मेंटल जो है वो इलनेस की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में आपका कॉन्सेप्ट कि आप जो है वो के अंदर ये सलाहियतें हैं, आप ये जो है वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप जो है वो कर सकते हो। तो जब आपको ये फील होता है कि आई एम कैपेबल, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो यू विल फील, तो आप मेंटली जो है वो हेल्दी फील करोगे। फिर नेक्स्ट आता है हेल्दी इमोशनल लाइफ। आपकी इमोशनल लाइफ जो है वो हेल्दी हो, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना हो, इमोशन आपको कंट्रोल ना करें। तो ये सारे बेसिकली कुछ क्राइटेरिया बताएं जो मेंटली हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को, ये आपके जैसे पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 3 तरह के फैक्टर्स बताएं कि इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल एंड सोशल एंड कल्चरल आ जाता है। इंडिविजुअल की अगर बात की तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका बायोलॉजिकल जो है वो मेकअप आ जाता है कि अब हर हम सब के अंदर जो है पेरेंट्स से कुछ ट्रेड्स, कुछ खसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, माँ बाप से जो है वो कुछ ट्रेड्स होता है या हेरिडिटी, कुछ खसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि जिनके पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अल्टीमेट उनके बच्चे भी जो है वो वैसे होते हैं। जिनके पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री होते हैं, चिल हर वक्त रिलैक्स रहते हैं, चिल रहते हैं, तो अब उनके बच्चे भी जो है वो वैसे ही होते हैं। फिर आता है इसी तरीके से अगर पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो बच्चों की भी ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो। ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस में आ जाता है कि वो बच्चे या वो लोग जिनको फ्रीडम होती है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम नहीं, मुनासिब मिकदार में फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो कर सकते हैं या अपनी विशेज़ को जैसे फुलफ़िल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो वो भी उनकी मेंटली जो है वो हेल्दी रखता है। फिर सेल्फ एस्टीम, उनको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को कितना वैल्यूएबल समझते हैं, ये भी जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रोमोट करती है। ये चीज़ आपको मेंटली हेल्दी रखती है। कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है मूव करने की, आगे बढ़ने की, तो ये चीज़ भी आपको एक जो है वो मेंटली हेल्दी रखती है और उस पर अफेक्ट करती है। वाइटैलिटी, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कितने ब्रेव हो, किस तरीके से आप सिचुएशन को लेके चलते हो और किस तरीके से उनको करते हो, ये आपकी जो है वो एक मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती है। एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, आपको पता है ज़िंदगी में आपका कोई मकसद है जीने का, आप जो है वो क्यों जी रहे हो, क्या करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती हैं जो आपको मेंटली हेल्दी रखती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इमोशनल रेजिलियंस और हार्डीनेस। ये दोनों टर्म आ जाती है कि आप खुद को किस तरीके से जो है वो, अगर आपको कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो आप खुद को कैसे उसमें खुद को उस टफ सिचुएशन में खुद को कैसे जो है वो हैंडल करते हैं। इमोशनल रेजिलियंस में मेन आ जाता है कि आप कैसे जो है वो उस सिचुएशन से खुद को जो है वो में अडॉप्ट करते हो, और हार्डीनेस आता है कैसे उससे जो है वो रेजिस्ट करते हो। अगर कोई स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो उससे किस तरीके से रेजिस्ट करते हो। फिर आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग में आ जाता है कि आपके दूसरों के साथ कनेक्शन कितना है, दूसरे आपको कितने एक्सेप्ट करते हैं, ये आपकी जो है वो मेंटली हेल्थ पे अफेक्ट करता है। रियलिटी ओरिएंटेशन, आप रियलिटी से ओरिएंटेड, आपको पता है कि इस टाइम जो है वो क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या चीज़ें, यानी रियलिटी के लिहाज बहुत सारे लोग जो है वो रियलिटी से डिसओरिएंटेड होने की वजह से मेंटली जो है वो सिक हो जाते हैं। कॉपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर आपके अंदर है कि कितनी अच्छी आपके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी है, अगर स्ट्रेस कोई आ जाती है आप उससे कैसे कोप करते हो, तो ये भी आपको मेंटली हेल्दी जो है वो रखती है, मेंटली फिट आप रहते हो। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास उसके इंटरपर्सनल जो है वो फैक्टर आ जाते हैं। इंटरपर्सनल फैक्टर आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ कितनी अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, आप लोगों को इजीली अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो आप जो है उससे मेंटली जो है वो सिक हो सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी के साथ आपको कम्युनिकेशन करनी आती है इफेक्टिव, आप जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो आप कर पाते हो, तो यू आर मेंटली हेल्दी रहते हो। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप दूसरों की मदद करते हो, तो दूसरों की मदद करके भी आपको इनर पीस, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है जो आपको मेंटली हेल्दी रखती है। इंटीमेसी, प्रॉपर्टी के साथ आपको अपने रिलेशनशिप में लव एंड अफेक्शन है तो वो भी आपको मेंटली हेल्दी रखती है। सेपरेटनेस एंड कनेक्शन के दरमियान बैलेंस है, जो है वो जैसे आपके साथ, आपके लोगों के साथ जो कनेक्शन है या उनसे जो सेपरेशन है उनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे सपोज अगर हम एक बच्चे और पेरेंट्स की बात लेते हैं, अब बच्चे जो है वो टोटली ज़रूरत से ज़्यादा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो खुदा ना था कोई मिसहैप हो जाता है, पेरेंट्स नहीं रहते, तो बच्चों पे एकदम जो है वो जब उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो वो एकदम से जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे और उससे जो है वो मेंटली इल हो सकते हैं। इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा अगर सेपरेशन है, मतलब बच्चे जो है वो पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं, अपनी मनमानी करते
करते हैं, अपनी डिसीजन लेते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है वो रॉन्ग डिसीजन लेके कोई गलत कदम उठा के जो है वो किसी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो उसको फर्दर मेंटल इलनेस की तरफ लेके जा सकती है। सोशल कल्चरल फैक्टर की बात की जाए तो इसमें आता है सेंस ऑफ जो है वो सेंस ऑफ कम्युनिटी। आपको पता हो आप किस कम्युनिटी में रह रहे हो, वहाँ रह के उन लोगों के जो है वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को नहीं करना। फिर आता है एक्सेस टू एडिक्वेट रिसोर्सेज। आपकी अपने जो रिसोर्सेज हैं उनमें जो है वो एक्सेस एडिक्वेट है, यानी आपको जो बेसिक नीड्स हैं, जो जो रिसोर्सेज हैं, आपको सब अवेलेबल हैं। अब ये क्यों हमारे आजकल जो है वो इतने सोसाइटल टाइम सुसाइड और ये सारे क्यों हो रहे, क्योंकि लोगों को बेसिक जो है वो आपकी जो है नीड, जैसे कि फूड नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जब उनको एक्सेस नहीं होती तो उस चीज़ को सर पे सवार कर लेते हैं, मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं। मेंटल इलनेस में जो है वो आके फिर खुद को अपनी जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो एक्सेस टू एडिक्वेट रिसोर्स है, ये भी आपको मेंटली हेल्दी रखती है। इनटॉलरेंस ऑफ वायलेंस, अगर आप कॉन्टीन्यूसली वायलेंस को टॉलरेट करते हो तो आप सफ़र करते हो उस चीज़ से, और जो आपको जो है वो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को डाउन से डाउन करती चली जाती है, आपको मेंटली अपसेट करती जाती है। ठीक है, तो ये इनटॉलरेंस ऑफ वायलेंस जो है वो आपको एक मेंटली हेल्दी रखती है। सपोर्ट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द पीपल, जो लोगों में डिफरेंस है, इख्तलाफात है, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको जो है वो आप मानो कि हाँ लोगों में डिफरेंसेज हैं। जब आप उन डिफरेंसेज को एक्सेप्ट करोगे आप मेंटली हेल्दी लोग। अगर आपको नहीं कि हर बंदा आपकी जैसे आपके मुताबिक चले तो फिर जो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मास्टरी ऑफ इन्वायरमेंट, कि आप अपनी इन्वायरमेंट जिस भी सिचुएशन में उसमें से में खुद को किस तरीके से अडॉप्ट करते हो, ये भी आपकी एक मेंटल हेल्थ पे जो है वो अफेक्ट करती है। आप जितना अच्छा जो है वो खुद को अडॉप्ट करते हो उस सिचुएशन में, उतनी अच्छी आपकी मेंटल जो है वो हेल्थ जो है वो हेल्दी रहती है। फिर ये पॉजिटिव एंड जो है वो रियलिस्टिक व्यू ऑफ वंस वर्ड, आपका जो है आप दुनिया के बारे में का आपका रियलिस्टिक व्यू क्या है, ये अनरियलिस्टिक ना हो कि नहीं ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो एक रियलिस्टिक व्यू हो कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ख्याली दुनिया में रहोगे तो उसकी वजह से भी जो है वो जब आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होंगी तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकती है। तो एक आपको दुनिया के बारे में एक रियलिस्टिक व्यू जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए जो है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये चीज़ें पॉसिबल जो है वो नहीं है। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें भी फिर आपको मेंटली फिट रखती हैं, हैप्पी रखती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मेंटल इलनेस। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डिफाइन किया मेंटल हेल्थ को कि मेंटल हेल्थ बेसिकली क्लिनिकल सिग्निफिकेंट बिहेवियर या साइकोलॉजिकल सिंड्रोम और पैटर्न है। मेंटल इलनेस क्या है, एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बिहेवियर या साइकोलॉजिकल सिंड्रोम और पैटर्न है जो बेसिकली जिसमें ये बिहेवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट को होते हैं, क्यों ड्यू टू जो है वो किसी प्रेजेंट डिस्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं या किसी डिसेबिलिटी की वजह से जो है वो उनको ये बिहेवियर साइकोलॉजिकल सिंड्रोम हो सकता है। डिसेबिलिटी कोई जो है वो कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई जो है ड्यूरिंग एक्सीडेंट कोई लॉस हो गया किसी एक लिम्ब का या किसी बॉडी पार्ट का, उसकी वजह से या इनकी वजह से फर्दर क्या हो सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क हो उससे सफरिंग डेथ, जैसे किसको कैंसरस पेशेंट, एड्स के पेशेंट, तो उनको हर बार होप होता है कि हम जो है वो मर जाएंगे, तो उसकी वजह से मेंटली सिक रहते हैं, मेंटली इल हो जाते हैं। किसी को कोई ऐसी पेन है, सीवियर पेन है, तो उसको बार बार वो नर्व से सवार कर लेकिन मुझे तो बताना आता, कोई जो है वो जानलेवा मर्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, या कोई डिसेबिलिटी हो कि अब तो मैं जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं जो है वो मेरी कोई लाइफ नहीं रही, तो ये सही चीज़ें भी जो है वो आपको मेंटली इल कर सकते हैं। एन इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ फ्रीडम, जब आपको लगे कि आपकी फ्रीडम का लॉस है, जैसे जिन लोगों की जो है वो एम्पुटेशन हो जाती है, लोअर लिम्ब की जो है वो एम्पुटेशन हो जाती है, तो एक तरह से उनकी फ्रीडम लॉस होगी ना, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इंटरनली उनको जो है वो स्ट्रेस का उनके लिए बाइस बन सकता है। अगर वो स्ट्रेस को प्रॉपर तरीके से कोप अप ना करें, इसको लेके आगे चलते जाए तो वो जो है वो मेंटल इलनेस को लीड कर जाती है। जितना हमने मेंटल हेल्थ के फैक्टर पढ़े, इसी तरह मेंटल इलनेस के भी जो है वो कुछ फैक्टर्स जो है वो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में आ जाता है बायोलॉजिकल मेकअप, जितना हमने पीछे बात की थी मेंटल हेल्थ की। इसी तरीके से वो लोग जो है वो पेरेंट्स से, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली बच्चों के अंदर भी वो चीज़ जो है वो अगर पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो बच्चे भी आगे पैनिक होंगे। एनजाइटी, अगर आपके हर वक्त एनजाइटी एंशियस सिचुएशन रहती हैं, स्ट्रेसर रहते हैं, तो या वरी या फियर आपको अंदर है, कोई डर है, होप है, तो ये सारी चीज़ें में आपको मेंटली इल करती हैं। सेंस ऑफ डिसहार्मनी लाइफ, आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है,
जो जब भी अनबैलेंस की सिचुएशन आती है तो वो आपको मेंटल इलनेस कर जो है वो तक लीड कर सकते हैं। यानी आपके हालात हमेशा साथ अच्छे नहीं रहते, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी अच्छे होते हैं, फिर बुरे। तो ये जो इम्बैलेंस है, डिसहारमोनी है, ये आपको जो है वो मेंटल इलनेस की तरफ लीड कर सकती है। या किसी के लव वन का लॉस हो गया तो उस लॉस को अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, कोप नहीं कर सका उसके साथ, तो उसके वजह से मेंटली, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे हैं उनके कोई लव वन का लॉस हो जाए तो पीछे जो है वो बिल्कुल जो है वो खुद को अपना आप जो है वो संभाल नहीं पाते और जो है वो अल्टीमेटली पागल खाने की तरफ जो है वो उनका रुख हो जाता है। नहीं, अपने आप को जो मेंटली इतने इल कर देते हैं तो फिर लोग जो है वो उनको जो है वो मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं। यूँ अल्टीमेटली अगर उनकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है तो वो मेंटल हॉस्पिटल जो है उनको एडमिट करना पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल फैक्टर, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन अगर इनफेक्टिव है, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाते हो, या जो है वो आप अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता पाते, तो अंदर ही अंदर जब आप उन चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेते हो, लोगों से शेयर नहीं करते हो, तो वो चीज़ें भी आपको मेंटली सिक कर देती हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंसी या विड्रॉल फ्रॉम रिलेशनशिप है, जैसे मैंने मेंटल हेल्थ में बात की थी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो भी आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा विड्रॉल यानी सेपरेटनेस है रिलेशनशिप से, जो है वो भी आपको जो है वो, जैसे कि बच्चों को जो है वो ट्रेन नहीं किया कि उसने कैसे जो है वो डिसीजन खुद लेना है, कैसे अपने आप आगे ज़िंदगी में खुद बढ़ना है, तो ज़रूरत से ज़्यादा कहेंगे डिपेंडेंट रहेंगे, जिसमें डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। फिर आता है लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, अगर अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना नहीं आता उनको, जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं एकदम गुस्से में, या अपनी कोई भी इमोशन है तो उसको कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो है वो मेंटली इल हो सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल जो है वो आपने अक्सर देखा, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को जो है वो मर्डर, सुसाइड, इस तरह की चीज़ें करते देखा। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक मेंटली हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, अपने आप को इमोशन पे आपको कंट्रोल करना आता हो। फिर आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है वो एक आपको मेंटल इलनेस की तरफ ले सकती है। वायलेंस, अब जैसे अर्थक्वेक वाले सैलाब वाले जो है इस टाइम दरगान जो लोग हैं बेचारे के पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं है, तो वो चीज़ उनको स्ट्रेस फील कर सकती है। या जिनके लव वन का लॉस हो चुका है तो वो एक उनके लिए जो है वो मेंटली वो सिक हो सकते हैं। तो इस टाइम की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायलेंस कॉन्टीन्यूस है तो वो जो है वो आपको मेंटली जो है वो इलनेस की तरफ लेके जा सकती है। होमलेसनेस, घर नहीं है आप लोगों के पास, घर नहीं है किसी के पास, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें, या डिस्क्रिमिनेशन अगर की जाती है, मतलब बेसिज्म, रेसिज्म, क्लासिज्म, एजिज्म या सेक्सिज्म, तो ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आपको मेंटली सिक या मेंटली इल कर सकती है। फिर आगे ये कुछ क्राइटेरिया बताया मेंटल इलनेस का, इसमें सबसे पहले आ जाता है अगर आप डिससेटिस्फाइड हो अपनी कैरेक्टर, यानी आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, या आप क्या क्या ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो, अगर आप उससे ही डिससेटिस्फाइड हो तो आप मेंटली हेल्दी नहीं रह सकते हो, आप मेंटली इलनेस जो है वो। क्योंकि जब आपके अंदर ये होप होती है, आप अपने आप को वैल्यूएबल समझते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो आपको मेंटली हेल्दी रहती है, फिट रखती है। लेकिन जब आप खुद से ही डिससेटिस्फाइड होते हो अपने आप से, अपनी एबिलिटी से, अपनी अकम्पलिशमेंट से, तो ये चीज़ फिर आपको मेंटली इलनेस की तरफ लेके जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें बताया इनफेक्टिव और नॉन सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, अगर आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ये चीज़ आपको जो है वो एक मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाती है। डिससेटिस्फाइंग विद वन प्लेस इन द वर्ल्ड, अगर आप जो है वो जहाँ पे प्रेजेंट हो उस टाइम हो अपनी उस प्लेस से डिससेटिस्फाइड हो तो भी आप मेंटली हेल्दी। जैसे कुछ लोगों के पास जो होता है वो उन सर्कमस्टांसिस में खुद को सेटिस्फाइड नहीं रखते, बल्कि जो है वो मज़ीद से मज़ीद की हर वक्त जो है वो उसमें कोशिश में रहे। कोशिश करना बुरी बात है, लेकिन उसको सर पे सवार करके परेशान रहना, ये चीज़ जो है वो गलत है। इनफेक्टिव कोपिंग विद लाइफ इवेंट, अगर लाइफ में कोई इवेंट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से कोप नहीं करते, जैसे कि आपने वो 3 इडियट मूवी में देखा है कि वो बच्चे को जो है वो प्रिंसिपल जो है वो उस पर एंशियस होता है कि तुमने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, बिल्कुल फारिग था, तो उसको जो है वो उस चीज़ को लेकर चल नहीं पाया, तो अल्टीमेटली उसने क्या कर दी, सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। लैक ऑफ पर्सनल ग्रोथ, अगर आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ है, आप ये समझते ही नहीं हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे मूव करना चाहिए, तो ये चीज़ भी आपको जो है मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाए। क्योंकि जब आपके अंदर ये होप होती है कि हाँ मैंने आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मेंटली